वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओर हम पढ़ेंगे। आज क्लास 8th पॉलिटिका चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम बात करेंगे आज के जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें क्या की फीचर्स है, क्या खासियत है, और इसके अलावा हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर एक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है और ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। अगर आपको याद होगा क्लास 6th से क्लास 7th तक जो हमने पढ़ा आज तक वो ये था कि डाइवर्सिटी। पहले हमने बात की थी कि अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी क्या चीज है। फिर हमने देखा था ये डाइवर्सिटी जब जस्टिस बन जाती, फिर हमने अलग अलग से देखा डिस्क्रिमिनेशन कभी बन जाती है, ठीक है ना। हमने देखा कि ये यूनाइटी डाइवर्सिटी, कैसे डाइवर्सिटी में भी यूनाइट हो सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको पंचायत राज बताया था, पंचायत राज इन जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे हमने 73 एंड 74 अमेंडमेंट की बात की थी, जहां पे हमने देखा था वहां पे 18 चैप्टर से 20, यहाँ पे 29 चैप्टर से, ठीक है ना। तो वो हमने बात की थी वहां पे, यानी कि ये सारा जो था, ये सारा जो मामला है, अब लोकल लेवल्स पे तो हमने पावर देखा था, लेकिन क्या जरूरत है इन पावर्स को शेयर करने की, एक डेमोक्रेटिक कंट्री की क्या जरूरत है, ठीक है ना। एक डेमोक्रेटिक कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कब कहते हैं, जो भी मैंने आपको इससे पहले लेक्चर्स में पढ़ाए थे। अब मसला ये है, अगर एक कंट्री में आपको डेमोक्रेसी मिलेगी, क्या उस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होगी, या जरूरी है कि उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि जो, अगर आपको याद होगा 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनाई गई, जो हमने हिस्ट्री में भी पढ़ी थी, और इसने क्या किया था, इसने डिमांड किया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। जो इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को यहां पे क्या बताया था कि नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, ठीक है ना। तो यह है असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कहानी, यानी कि हमें वोटिंग चाहिए, हमें अलग अलग से, मतलब पहले मसला यह है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी क्यों है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है क्या असल में। अगर हम देखेंगे जो हमारे इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, हमारे टेक्स्ट बुक में जो इंट्रो दिया हुआ है वो इस तरीके से है कि फॉर एग्जांपल अगर हम फुटबॉल की बात करेंगे, फुटबॉल जो गेम है वो लेग से, बाय लेग्स खेला जाता है। अगर कोई भी प्लेयर आपको ऐसा देखे जो हैंड से खेलेगा फुटबॉल के दौरान, तो उसको क्या किया जाता है, उसको खेलने दिया जाता है। तो यानी कि वहां पे पर्टिकुलर रूल्स होते हैं कि आपका जो काम है लेग से खेलना, आपको किन से खेलना है, लेग से ही खेलना है, ठीक है ना। या हॉकी का अलग रूल है, यानी कि हर एक चीज का अलग अलग रूल्स है, और ऐसे ही हर एक कंट्री एक लॉगो, एक रूल्स की तरह चलता है, और इसी रूल को बनाने के लिए हमारे पास होती है कॉन्स्टिट्यूशन। जो डिमांड की थी नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, वो नेशनल कांग्रेस ने की थी 1934 में। और दिसंबर, अगर आपको याद होगा, फिर हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन जब यहाँ पे बनाई गई, यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं, बी आर अम्बेडकर की बात करेंगे, या बाकी जो थे हमारे पास, दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 अबाउट 300 मेंबर्स वर प्रेजेंट। कि 300 मेंबर्स एक आदमी ने अकेला नहीं बनाया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नहीं बनाया, बल्कि 300 मेंबर्स वहां पे प्रेजेंट थे। और कम से कम उनको कितना लगा, 11 मंथ्स 2 years 11 months and 18 days इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। और हर एक, आपको मैंने इससे पहले भी बताया था, हर एक चीज को रिकॉर्ड किया गया और हर एक पॉइंट को एनालाइज किया गया, और हर एक पॉइंट जब एनालाइज किया गया, रिकॉर्ड किया गया, और उसको एक फ्रेम में दिया गया, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया था 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, लेकिन जो ये कब हुई, लागू कब हुई, 26 नवंबर 1950, जो मैंने आपको बताया था
उसका बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अब कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? ये रिटन होगा या अनरिटन डॉक्यूमेंट है, यानी कि जहां पे हमें क्या मिलेंगे? रूल्स मिलेंगे। मैंने आपको बताया कि हर एक कुदरत भी अपने रूल्स के हिसाब से ही चलती है। फॉर एग्जाम्पल, सूरज जब राइज करता है एक पर्टिकुलर टाइम पे और जब सेट हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो दुनिया का हर एक कानून एक किसी ना किसी निजाम, किसी ना किसी के अंडर क्या काम करता है। और ऐसे ही हर एक कंट्री, मोस्टली जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती हैं, वो किसी ना किसी निजाम के तहत काम करती हैं और इसी निजाम को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि वो एक रिटन या अनरिटन आपको डॉक्यूमेंट मिले जहां पे आपको रूल्स मिलेंगे, ठीक है ना। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, इंडिया है, अमेरिका है, और यहाँ पे आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगी। और ऐसे हमारे पास है ब्रिटेन, ऐसे हमारे पास है न्यूजीलैंड, जहां पे हमें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलेंगी, ठीक है ना। अनरिटन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे हमें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगी। ऐसी डेमोक्रेटिक, मसला ये है क्या हर एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं, हर एक कंट्री में तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डेमोक्रेटिक होना जरूरी है? मतलब कि क्या उन्हीं कंट्रियों में कॉन्स्टिट्यूशन होगी जो डेमोक्रेटिक है? नहीं, ये भी जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। जब हम पढ़ेंगे क्लास 9th की पॉलिटी, वहां पे हम बात करेंगे, नहीं, क्लास 9th की हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे वहां पे हम लुईस सिक्सटीन की बात करेंगे, तो वहां पे आप देखोगे कि उसको वो एक मुनारक था, फिर वो कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन मुनारक में तब्दील होता है, यानी कि अब उसको कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है कि रूल्स के तहत उसको अब मुनारक रहना। दैट मीन्स कि ये जरूरी नहीं है कि जहां पे डेमोक्रेसी हो वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन हो, लेकिन ये चीज जरूरी है जहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, डेमोक्रेसी हो, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन हो। जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन हो वहां पे डेमोक्रेसी जरूरी नहीं है उस कंट्री में डेमोक्रेसी हो, लेकिन जिसमें डेमोक्रेसी हो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। समझ नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन होगी वो जरूरी नहीं है वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, वहां पे तो मुनारक भी रूल कर सकता है। वहां पे एक पर्टिकुलर गाइड, उसको कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स दिए जाएंगे और वो उनको फॉलो करके वो इम्प्लीमेंट करे। और लेकिन ये मसला है कि जब जहां पे डेमोक्रेसी है, जहां पे वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो लोगों के द्वारा बनाई गई, लोगों के लिए बनाई गई और लोगों में से भी बनाई गई, अब वहां पे उनको क्या एक पर्टिकुलर निजाम की जरूरत है, एक पर्टिकुलर रूल्स की जरूरत है, और वहां पे उनको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। ये क्वेश्चन कभी कभी नहीं, बहुत बार आ जाते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डेमोक्रेटिक कंट्री का होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। और 26 जनवरी 1950 में हमारा जो संविधान है वो लागू किया गया, इंप्लीमेंट एनेक्टेड किया गया था, ठीक है ना। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स है। ये हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा आप समझो, ठीक है ना। 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स। और ये भी नहीं लिखा हुआ है कि बिफोर पार्टीशन, अगर हम 1947 से पहले की बात करेंगे, 1946 की बात करेंगे, 1946 की बात करेंगे, 1946 की बात करेंगे, ठीक है ना। बिफोर द पार्टीशन, व्हेन पाकिस्तान वाज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया, ठीक है ना, जबकि बांग्लादेश इंडिया से सेपरेट नहीं था, जबकि ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे थे, उस टाइम की बात हो रही है। और बिफोर पार्टीशन जब सेपरेशन नहीं हुआ था, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की 389 सीट्स थे, जिसमें 292 प्रोविंसेस को दी गई थी सीट्स, और प्रिंसली स्टेट्स को 93 स्टेट्स दी गई
93 सीट्स दी गई थी। और आपको मैंने बताया था प्रोविंसेस वो थे जहां पे ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल कर रहे थे, और यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स वो थे जहां पे महाराज, फॉर एग्जांपल कश्मीर की बात करेंगे, महाराजा का रूल चल रहा था, ठीक, मुगल्स का रूल चल रहा था कई कई से। और पॉपुलेशन रेशियो था 1:1 लेक, 1:1 लेक, यानी कि एक सीट मिल रही थी, एक लेक, एक 1 लेक जो थे लोग थे उनको एक सीट मतलब मिल रही थी, यानी कि 1 लाख में से एक बंदे को चुनना था, उस हिसाब से हो रही। और 3 सेंट्रल कम्युनिटीज, और किस बेस पे की गई, मुस्लिम, सिख और जनरल। एक जनरल रखा गया था, एक मुस्लिम रखा गया था, एक क्या रखा गया था, एक सिख रखा गया था। व्हाट डज अ कंट्री, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे भी आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को, एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन की इसीलिए जरूरत है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होगी और मनमानी होगी, जो मैं चाहूं वो मैं करूं, और इससे क्या हो जाएगा, फसाद फैल जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, तितर बितर हो जाएगी, इससे क्या हो जाएगा, निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। और क्या एक कंट्री के लिए जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ बेशक, एक कॉन्स्टिट्यूशन की, एक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए जरूरी है, इट टेल्स व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। अगर आपको याद होगा, जो जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी, जब ब्राह्मण्स का रूल चल रहा था, जब ब्राह्मण्स थे, जब जब ब्राह्मण्स थे, जब क्षत्रियास था, जब ब्राह्मण्स थे, विश्वास थे, क्षत्रियास थे, शूद्रास थे, नॉन पोलिटिंग यानी पोलिटिंग, जब पोलिटिंग लोग थे, जहां पे आपको ओम प्रकाश की कहानी मिलेंगी, जहां पे उसको पूरे दिन वो यहाँ से स्कूल जाता था, उसको पूरे जो स्कूल है उसकी सफाई करनी पड़ती थी। और जब उसके बाप ने देखा, और फिर उसने वहां पे एक चीख मारी थी, मेरा बच्चा इस स्कूल में ही पढ़ेंगे। और वो ही नहीं, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी आने वाले हैं जो इसी स्कूल में पढ़ेंगे, इसी स्कूल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे डिफरेंस हो रही थी, यहाँ पे डिविजन हो रही थी, बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, बेस्ड ऑन द कास्ट। क्यों? वो बेचारा किस कास्ट के था, वो बेचारा शूद्र कास्ट, वो बेचारा पोलिटिंग कास्ट से था। या हम डॉक्टर अंबेडकर की बात करेंगे जो महर कास्ट से था, और उसको कैसे कैसे बेचारे को कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, ठीक है ना। और इस चीज को हटाने के लिए जो इंडिया में जरूरी आज जो चल रहे हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशन है। इट टेल्स व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी, यानी कि फंडामेंटल क्या है, हर एक इंसान को जीने का अधिकार है, हर एक बाशिंद को कोई डिवीजन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन है बेस्ड ऑन द रेस, बेस्ड ऑन द क्रीड, बेस्ड ऑन द कलर, जो हमारा आर्टिकल 15 बता रहा है, जो हम सेक्युलरिज्म में भी पढ़ेंगे, आर्टिकल 15, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द क्रीड, बेस्ड ऑन द कलर, बेस्ड ऑन द रिलीजन, बेस्ड ऑन द सेक्स। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये बताता कौन है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है। ये लिखा किसमें? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हर एक मनमानी करे तो फिर क्या हो जाएगा? फिर तो जो चाहे इंसान, ठीक है ना। सेट ऑफ रूल्स, यानी कि रूल्स हैं, एक पर्टिकुलर लॉ है, कोई अपनी मनमानी से तो नहीं चलेगा। और मेजॉरिटी नॉट डोमिनेट। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ से सबसे ज्यादा क्या है? हिंदुज्म है फॉर एग्जाम्पल। तो लेकिन हिंदुज्म अगर फॉर एग्जाम्पल हिंदुज्म के वाले लोग जो हैं एक पर्टिकुलर आदमी को चुनेंगे, एक पर्टिकुलर पार्टी को चुनेंगे, और उसको मेजॉरिटी नहीं है जो वो क्या करे, वो हुकूमत बना सके। उसके लिए उनको जरूरी है कि जो माइनॉरिटी लोग हैं उनका भी वोट जरूरी है। और किसी भी यहाँ पर किसी भी पार्टी के लिए ये नहीं है कि इंडिया में ऐसी चीजें हैं कि एक पार्टी जो है ना बिना माइनॉरिटीज के हुकूमत नहीं बना सकती। आपने देखा होगा 2024 में। नेपाल की अगर हम बात करेंगे, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, ये मसला था। 1990 में उनको कॉन्स्टिट्यूशनल वहां पर एक डेमोक्रेटिक मिल गई थी, डेमोक्रेसी, लेकिन वो डेमोक्रेसी वहां पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, वो कोई रूल था। लेकिन जब गलंदर 1990 में, जब 2002 में आया, इसने क्या किया, इसने ये सारा कुछ खत्म कर दिया। और फिर 2008 तक, वो 2006 से फिर से स्ट्रगल करने लगे। 2008 में उन बेचारों को क्या मिली? फिर से डेमोक्रेसी मिली, ठीक है ना। मुनारक यहाँ पे रूल हो, फिर उन्होंने फिर से चेंज किया था मुनारक रूल में। डेमोक्रेसी इन इंडिया, यहाँ पे हमारे डेमोक्रेसी क्या है?
इंडिया की डेमोक्रेसी की बात करेंगे, यहाँ पे लोगों को आजादी है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज में अपना पार्टिसिपेशन कर सके, वो क्या कर सके, वो अपना लीडर चूज कर सके, वो क्या कर सके, वो पॉलिटिक्स में आ सके, वो रैलीज निकाल सके, वो राइट टू वोट है। जैसे बहुत सारी जगहों में, जहां पे आपने अमेरिका की बात की थी, जहां पे मैंने आपको बताया था कि वहां पे प्रोटेस्ट हुआ था, वुमेन्स को वो राइट नहीं मिल रहे थे, लेकिन इंडिया के संविधान में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे क्या हुआ था, पहले से ही क्या हुआ था, राइट टू वोट फॉर ऑल, हर एक को वोट का हक दिया गया। ठीक है ना। अब हम देखेंगे की फीचर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे समझ आ गया कि डॉक्यूमेंट ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन अनरिटन जो सेट ऑफ रूल्स होंगे उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जहां पर क्या एक कंट्री क्या करे, रन करे। ठीक है ना। रिटन कहां पे है, अनरिटन कहां पे है, और यहाँ पे हमने देखा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है, और कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे होगा वो जरूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक हो। ठीक है ना। और हमने देखा कि इंडिया के आईन में, संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, और 1946 में 292 प्रोविंसेस सीट्स मिल गई थी और 93 प्रिंसली सीट। अब है की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या की फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट फेडरलिज्म की अगर हम बात करें तो जब मैंने आपको बताया था इससे पहले ही 1947 की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जो था, जो पावर था वो डिवाइड किया गया था बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये भी मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग कह रहे थे कि क्लास 8th की हिस्ट्री में हमने वो पढ़ा था, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पे सेंटर में सबसे ज्यादा पावर होना चाहिए, और कुछ कह रहे थे कि स्टेट में पावर होना चाहिए। और फिर 3 लिस्ट निकले थे, एक निकला था सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, और दूसरा स्टेट लिस्ट, और तीसरा निकला था यूनियन ये कंक्रीट लिस्ट, अगर आपको याद हो। अब देखो यहाँ पे डिवीजन किया गया था 2 ही हिस्सों में, सेंट्रल और स्टेट। और फिर मैंने आपको बताया था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या था, रूरल के लिए, ये था क्या था, अर्बन के लिए। ठीक है ना। अर्बन और रूरल के लिए बनाए गए थे। और यहाँ पे जो है पावर को डिवाइड किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, जहां पे हमारी पंचायत आते हैं, म्युनिसिपैलिटीज आते हैं। ठीक है ना। यानी कि इंडिया की खास जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी पहले है कि यहाँ पे पावर डिवाइड क्या है, सेंट्रल की अपनी पावर है, स्टेट की अपनी पावर है, और लोकल बॉडीज की अपनी पावर्स है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे आपको पता होगा, आपने क्या आज की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे इलेक्शंस जो चल रहे हैं, है ना, तो आप देखो अगर हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री की, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे राज्यसभा है, यहाँ पे लोकसभा है, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो किसी का मेंबर नहीं होता। लेकिन अगर आप देखोगे राज्यसभा की बात करेंगे जहां पे 543 मेंबर्स आपको मिलेंगे, आप लोकसभा की बात करोगे जहां पे आपको 245 मेंबर्स मिलेंगे, है ना। तो यानी कि राज्यसभा में 245 मेंबर्स मिलेंगे, ठीक है ना, लोकसभा में 543 मेंबर्स मिलेंगे। और यहां पे आप देखोगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा, यानी कि एक यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, जहां पे प्रेजेंट की हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टी जो रूल करती होगी, जो मेजॉरिटी पार्टी होगी वो रूल करती है, वो क्या करती है, वो डिसीजन लेती है। ठीक है ना। वहां पर लोकसभा, राज्यसभा में आप देखो, लोकसभा में क्या होता है, वहां पे सुनवाई होती है, ठीक है ना, वहां पे मसले मसाइल उठते हैं। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री होते हैं, लोकसभा राज्यसभा एक पर्टिकुलर तो नहीं लेता है सारा कुछ डिसीजन। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ पर लेजिस्लेटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग, एग्जीक्यूटिव अलग, जुडिशरी अलग। लॉ जो बना रहे हैं इनको बोलते हैं लॉ मेकिंग, लॉ इम्प्लीमेंटिंग, और जुडिशरी क्या है, जस्टिस। ठीक है ना। ये वो है फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टी जो लॉ को मेक करते हैं, जो लॉ को बनाते हैं, जो फॉर्म करते हैं। अगर लोगों को लगा ये लॉ सही नहीं है, वो इसके अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, वो इसके अगेंस्ट हो जाते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है ना। अगर लॉ, ये जो है ना, ये लॉ बनाते, ये लॉ, और ये एग्जीक्यूट करते हैं, लॉ को, पुलिस है ना, ये क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। अब जुडिशरी, अब यहां पर जुडिशरी जो है
अगर यहां पे कुछ इन्होंने गड़बड़ किया, ठीक है ना, अब ये कहां खटखटाएंगे? जुडिशरी जो है ना वो इंसाफ दिलाने वाले होते हैं, जजेस होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, कुछ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, और सेक्युलरिज्म वो हम नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे। देखो फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिक फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वलिटी। पहले जब मैंने आपको बताया था गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में, और इनका थोड़ा सा कंसेप्ट अलग अलग था, इस वास्ते कि वो बोल रहा था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या बोल रहा था कि हम तो आजाद हुए हैं, हम तो आजाद हुए हैं आउटसाइडर से, ब्रिटिशर से, लेकिन इंटरनल्स वी आर फ्री फ्रॉम पॉलिटिकली बट नॉट सोशली। अभी भी अनटचेबिलिटी का आपको नजर आएगा, लेकिन पार्लियामेंट क्या कहते हैं? राइट टू, लेकिन संविधान क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18। यहाँ पे इक्वलिटी मिलेगी, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? इक्वलिटी मिलेगी, इक्वल राइट, हर एक को इक्वल मिलेगी। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजियस, बेस्ड ऑन द कास्ट, बेस्ड ऑन द क्रीड, बेस्ड ऑन द जेंडर, ठीक है ना, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है इनके बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं मिलेगी। हर एक नागरिक कहीं भी जी, है ना, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम मिलेगा इनके हर एक नागरिक। 19 to 22 आर्टिकल नंबर, हर एक इंडिया का बाशिंदा कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकता है। कोई भी पब्लिक, किसी भी पब्लिक स्कूल में अपने बच्चे को दाखिला करा सकता है, किसी होटल में जा सकता है। हाँ, वहां पे एक्सेप्शंस भी है जो हम आगे आगे बढ़ेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अब जब आर्टिकल 23 to 24 अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यहां पे क्या हो रहा था? फोर्स लेबर, यहां पे क्या हो रहा था? ट्रैफिकिंग, और इन सब चीजों को बैन किया गया। और जो 14 एज के बच्चे होंगे उनको स्कूलों में, न कि चाय की दुकान पे, या ना, इस चीज को बंद किया गया। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, ये तो बात है सेक्युलरिज्म की अगर हम बात करेंगे, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। हर एक बाशिंदों को यहां पे अपने अपने रिलीजियस का अधिकार है। ये वह जो भी रिलीजियस फॉलो करना चाहे वो कर सकता है, वो न माने किसी भी रिलीजियस को, वो इसकी मर्जी है। वहां पे मतलब सिख, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मुस्लिम, जो भी है, हर एक धर्म के लोग, 8 जो बड़े बड़े मेजर धर्म है, मेजर रिलीजियस है, वह लोग आपको यहां पे मिलेंगे। और इसके अलावा कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, हर एक को कल्चर, अपना कल्चर और एजुकेशन राइट्स, यानी जो भी माइनॉरिटीज में है, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, हाँ ठीक है ना, जैनस हैं, और इन सबों को अपना अपना कल्चर बचाने का अधिकार है, और इन सबों को अपने अपने अलग स्कूल्स को बनाने का अधिकार है। एजुकेशन राइट्स, यानी कि ये स्कूल्स में प्रेयर में अपने जो रिलीजियस है उनकी गीत गा सकते हैं, ठीक है ना, उनकी प्रेयर कर सकते हैं, और उनका कंसेप्ट अपने जो आने वाले बच्चे हैं उनको दे सकते हैं। और ये चीजें हक देता है कौन? संविधान, आर्टिकल नंबर 29 to आर्टिकल 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंडर्स। और ये जो जबरदस्त आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 32, ये जो आर्टिकल जबरदस्त आर्टिकल है, ये आर्टिकल ये बताता है कि अगर आपको लग रहा है इन 5 में से किसी चीज की वायलेशन हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे राइट टू इक्वलिटी नहीं मिल रही है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे राइट टू फ्रीडम नहीं मिल रहा है, अगर आपको यहाँ पे लग रहा है मुझे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का हक नहीं मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है मुझे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस नहीं मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है मुझे कल्चरल एजुकेशन राइट्स नहीं मिल रहे हैं, आप क्या करोगे? आप कहां पे जाओगे? इसी जुडिशरी पे, यहीं पे कोर्ट्स पे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेड्स आप खटखटा सकते हो, आईवान है, आप बता सकते हो कि मुझे ये चीजें हक नहीं मिल रही है, और इसका भी हक है इन चीजों को बताने के लिए कि आप अपनी आवाज को उठा सकते हो कि मुझे ये चीजें, ये हक
चाहे जो मुझे कौन कॉन्स्टिट्यूशन दे रही है, ठीक है ना। और सेक्युलरिज्म की बात हम करेंगे अगले चैप्टर में, उसका एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये थी आज की कहानी कि हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जहाँ पे हमने डेमोक्रेसी की बात की थी, जहाँ पे हमने इंडियन डेमोक्रेसी की बात की थी, जहाँ पे हमने पिछले वीडियोस में ये बताया था आपको कि पार्टीज कैसे क्या रोल करते हैं, लोग कैसे कैसे रिलीज में आ जाते हैं और कैसे लोग पॉलिटिकल पार्टीज में जो है ना वो हिस्सा ले रहते हैं। और अब मसला ये था कि डेमोक्रेसी तो बन गई, अब ये डेमोक्रेसी क्या अपनी मर्जी से चलेगी, जैसे मोनार्क चल रही थी वैसे डेमोक्रेसी भी चलेगी, तो फिर कोई मसला कोई क्या मसला ही नहीं है कुछ। अब मसला यही था कि अब इसको क्या करना था, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात है, ये भी हमने सीखा। कॉन्स्टिट्यूशन वो है जहां पे आपको एक निजाम है, ठीक है ना, एक कंट्री को रन करने का, एक कंट्री को चलाने का, एक कंट्री को गवर्न करने का एक जो निजाम है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। स्टडी प्लेटफॉर्म लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।